नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज नेशनल कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से एक सेमिनार का आयोजन यहाँ किया गया गुरुग्राम में। और इस सेमिनार का आयोजन ये हालांकि 2 दिवसीय है। आज पहले दिन कई टेक्निकल सेशंस भी हुए और अंत समय में शाम को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में ओपन हाउस ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें एक तरफ एनजीओ जो एक्सपर्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके विचार जाने गए। तो दूसरी तरफ जो इससे जो सरकारें प्रावधान बनाती हैं, जो कानूनी प्रावधान इसको रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, उसका असर जिन एसोसिएशन पर, जिन धंधों पर, जिन व्यवसाय पर, जिस उद्योग पर पड़ता है, उनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे। और उन्होंने भी खुलकर आज अपनी बात केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने रखी। और केंद्रीय मंत्री ने उनको बहुत गंभीरता से, संवेदनशीलता से सुनने की कोशिश की और उन्होंने आश्वस्त भी किया कि आने वाले समय में सेल्फ रेगुलेशन की दृष्टि से एक नया प्रावधान सामने आ सकता है। और खास करके एनवायरमेंटल ऑडिट की बात उन्होंने कही है। हालांकि उन्होंने कहा अप्रत्यक्ष तरीके से कि ये थोपा नहीं जाएगा, बल्कि ये सेल्फ रेगुलेशन, स्वतः अनुशासित होने वाली बातें हैं। तो इसीलिए जो एसोसिएशन है, चाहे मैं सबसे बड़ी बात दिल्ली एनसीआर में जो भट्ठा उद्योग है उसको लेकर जो एसोसिएशन की ओर से चिंता व्यक्त की गई और जो सुझाव दिए गए वो आपको आगे आप सुनवाऊंगा। उसके बाद खास करके दिल्ली एनसीआर में अरावली क्षेत्र में जो क्रशर जोन है, जहां की जो रोड़ी और गिट्टी की क्रशिंग की जाती है, पहाड़ों को तोड़ा जाता है, वो उनके एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी थे। उनका क्या कहना था, एग्रीकल्चरल एसोसिएशन की ओर से क्या कहा गया था, और दूसरे जो एक्सपर्ट्स थे, हेल्थ से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने क्या बातें रखी और क्या लैकिंग है आज की तारीख में। पिछले लंबे समय से, कई दशकों से जो वायु गुणवत्ता लगातार दिल्ली एनसीआर की गिरती जा रही है, उसमें क्या कमियां रही हैं, उसको लेकर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ एक्सपर्ट्स ने क्या बातें कही। आइए आपको सुनवाता हूं। सुनिए भट्ठा उद्योग के प्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना था, या फिर क्रशर जोन के जो एसोसिएशन के प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या कुछ कहा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मंत्री जी का कि आपने एक इस तरह का इंटरैक्टिव सेशन कमीशन फॉर क्लीन एयर द्वारा रखा गया है। मैं भट्टा उद्योग की तरफ से एनसीआर में लगभग 4700 के लगभग भट्टे होते थे 2016 से पहले, और भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी कन्वर्जन किया। हाइड्राफ्ट ब्रिकलिंस की एक टेक्नोलॉजी हमें दी और लगभग हमारे 2700 के लगभग भट्टे उस पर कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो साथी कन्वर्ट नहीं कर पाए उन्होंने भट्टे बंद कर दिए। अभी हमारे उद्योग पे कुछ शरारती तत्व समय समय पर अदालतों में जाके कुछ शिकायत करते हैं, लेकिन आपके मंत्रालय से अभी एक नोटिफिकेशन आया है, और जो हमारे पहले एसपीएम लेवल्स का 750 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब का स्टैंडर्ड था, उसको अभी नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग 250 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब किया है, विच इज 70% रिडक्शन इन एमिशंस, स्टैक एमिशंस। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण ना रहे, वायु की गुणवत्ता अच्छी रहे, और भट्टा उद्योग से जो भी संभव सहयोग होगा वो हम कमीशन के साथ रखेंगे। एक रिक्वेस्ट भारत सरकार से और कमीशन से भी है कि हमारे उद्योग में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम रूरल एम्प्लॉयमेंट देते हैं और समाज का जो सबसे गरीब तबका है उसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। लेकिन किसी तरह की सब्सिडी के नाम पे, किसी तरह की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के नाम पे हमारे भट्टा उद्योग को किसी तरह का कोई असिस्टेंस ना स्टेट गवर्नमेंट से ना सेंट्रल गवर्नमेंट से। सर, हमारी एमएसएमई बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर पे है, गांव देहात में है, और आपसे निवेदन है कि भाई इसमें थोड़ा सा एक इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से कुछ ऐसा किया जाए कि जिस अभी उद्योग एक मॉडिफिकेशन की तरफ जो शुरुआत है, इसमें आगे अभी और बहुत दूर तक जाने की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि 250 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब का जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया है, इसमें अभी हम इसी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में ही अगर हम वाटर स्क्रबर लगा दें
तो हम जो सीएनजी पीएनजी का जो एक विनर बर्गर एक बहुत एमएनसी लग रहा है बेंगलोर में, उसका सीपीसीबी ने अभी पीछे मॉनिटरिंग की थी और वो मॉनिटरिंग में उनका 125 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब आया है। और मैं ये एश्योर करता हूँ मंत्रालय को, सीपीसीबी के अधिकारियों को, कि आप हमें समय दें, थोड़ा सा हम असिस्टेंस दें, हम 125 से 150 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब इसी टेक्नोलॉजी पे हम ये रिजल्ट्स देने में सक्षम हैं। दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई जो ये रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है, क्योंकि हम देहात में खेतों के बीच में भट्टे चलाते हैं और फार्मर्स का जो बायो वेस्ट है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, वो बिल्कुल हमारे नियर बाई सराउंडिंग्स में, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। फार्मर को अगर आप हमें इस एग्रीकल्चर रेजिड्यू को एज ए ग्रीन फ्यूल अलाउ करें विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, तो हम फार्मर को एक बहुत अच्छा बैकअप दे सकते हैं। और एक हमारे लिए भी जो कोल को एज ए फ्यूल, सभी सरकारें ग्लोबली ये चाह रही हैं कि भाई कार्बन एमिशंस कम हों, तो उसमें एक बहुत अच्छा काम भट्टा उद्योग बहुत इसमें सहयोग कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम आदरणीय मंत्री जी। मैं अमित भटनागर शुद्ध वायु मिशन से बात कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जो कि स्मोक टावर से भी 100 टाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें जो आपने एक विजन शेयर किया, जिसके लिए आई ऑलवेज फील वेरी प्राइड कि इसमें जन भागीदारी हो, तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जो इतना इफेक्टिव हो कि एक दिन में दिल्ली की हवा को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर बेटर कर पाए एयर क्वालिटी को? तो हमने एक ऐसा इनोवेशन बनाया है कि जो भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच मूव्स कैन कन्वर्ट इनटू एयर प्यूरीफायर। और हमने वो एक ऐसी इनोवेशन बना दी है जिसके अंदर जो भी व्हीकल ओनर हैं, दे कैन कन्वर्ट देयर व्हीकल इनटू एयर प्यूरीफायर। और वो एक डिटैचेबल सिस्टम है जो उनकी गाड़ी को परमानेंट इंस्टॉल नहीं करना है। जब पॉल्यूशन होगा केवल तभी दिखेगा, जब पॉल्यूशन नहीं है तो उतार के रख लेंगे। तो इट विल मेक द होल सिटी अडेप्टेबल सिटी, अ स्मार्ट सिटी विच इज रेडी टू फाइट द पॉल्यूशन व्हेन इट इज देयर। एंड सबसे अच्छी चीज इसके अंदर सर ये होने वाली है कि एक कंप्लीटली इंडिजिनस इनोवेशन है, इसे इंडियन इनोवेशन, जिसको पेटेंट ग्रांट हो चुका है। IIT दिल्ली एंड DST हैज ऑलरेडी वैलिडेटेड दिस टेक्नोलॉजी, CFD सिमुलेशन हैज बीन डन। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग हैज रिकॉग्नाइज्ड इट एंड वी हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर अर्थ शॉट ऑल्सो। जो तकाचार जिनको अर्थ शॉट का प्राइज मिला, हमको भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। तो सर आई वांट कि इसमें आपका मार्गदर्शन मिल पाए, जिससे कि जो देश की जनता है वो अब केवल सफ़र ना हो कि, और बच्चों को जो आपने भी एक शेयर किया था कि बच्चों को हम बेटर एयर क्वालिटी देने का एक प्रण होना चाहिए, तो उसमें हर व्यक्ति भागीदार बन सकता है। और वो भागीदार बनने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस भी उनके अंदर हम लेके आ पाएंगे इसके द्वारा। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम दृष्टिद्युम्न है। मैं एक वॉलंटियर ग्रुप देयर इज़ नो अर्थ बी से हूँ। पिछले 4 सालों में हमने पैन इंडिया 289 क्लीन अप इवेंट्स किए हैं, जिसमें हमने 16 टन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमूव किया है। आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। सर, आपका नाम तो आ गया कृष्णदेव। देयर इज़ नो अर्थ बी। देयर इज नो अर्थ बी, नहीं है कोई दूसरी धरती। तो सर पिछले साल सितंबर में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक टेंडर नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसमें संजय वन, जो कि दिल्ली का ग्रीन लंग्स है, उसमें इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ इनवाइट कर रहे थे। तब से अब तक में वहाँ पे एक्सकवेशन वर्क शुरू हो चुका है। वहाँ पे जो ढाबा हैं जो इंक्रोच कर रहे हैं फॉरेस्ट के ऊपर, वो फूड डिलीवरी करने लग गए हैं फॉरेस्ट के अंदर। और 1100 लोगों ने संजय वन में जो आते हैं, जहाँ से हमने 5 टन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमूव किया है पिछले 3 सालों में, उन्होंने अर्जी दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को, चीफ मिनिस्टर जी को, कि ये टेंडर नोटिफिकेशन विड्रॉ किया जाए और जो दिल्ली का ग्रीन लंग है, जो कि 100 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव है किसी भी स्मोक टावर से, उसको फॉरेस्ट ही रहने दिया जाए। दूसरा मुद्दा ये है हमारा कि रिज फॉरेस्ट, जो कि जिसकी एंट्री करोल बाग के मेट्रो स्टेशन से 60 मीटर दूर एक वॉल है जिसमें ब्रेक है, जिसके थ्रू पूरा का पूरा फॉरेस्ट प्रदूषित होता रहता है। और इसमें वहाँ के VIP लोगों की भी भागीदारी है, इसमें वहाँ की म्यूनसिपैलिटी की भी भागीदारी है। वहाँ पे जो वेस्ट है उसको बर्न करते हैं ये छुपाने के लिए कि वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो अंडर प्रिविलेज लोग वहाँ पे काम करने आते हैं।
इस वीआईपी एरिया में जो अंडर प्रिविलेज लोग काम करने आते हैं उनको वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कन्वीनियंटली जो रिज की वॉल है वो ब्रोकन है और वो पूरा एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। यहाँ से हमने पिछले हफ्ते 874 kgs नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमूव करके नॉर्थ म्यूनिसिपैलिटी को हैंड ओवर किया है। और हम यहाँ पे पिछले 2 साल पहले हमने सीपीसीबी को कंप्लेन किया था कि ये वॉल सील की जाए, यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज हों, ताकि जो अंडर प्रिविलेज लोग यहाँ काम करने आते हैं उनको छुपाने के लिए यहाँ पे वॉल पे अच्छी सुंदर पेंटिंग ना की जाए, दीवार सील की जाए और सैनिटेशन फैसिलिटीज हों। और तीसरा हमारा ये मुद्दा है कि सर यूथ पार्टिसिपेशन के बारे में आपका क्या विचार है? एनवायरमेंटल पॉलिसीज जो बन रही हैं वो यूथ के लिए बन रही हैं, क्योंकि हम ही इस देश का भविष्य हैं, तो उनकी भागीदारी होनी भी आवश्यक है। तो सर इनके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल यूथ की भागीदारी के लिए एक आगे भी हम प्रोग्राम चलाने वाले हैं। हमारे इको क्लब है, हम उसको वापस से मिनिस्ट्री का जो एक ग्रीन कोर और इको क्लब है उसको हम सोच रहे हैं, नगर वन योजना में भी हम सोच रहे हैं। पीछे आप पहले हाथ खड़ा किया, हाँ जी आप ही, हाँ हाँ खड़ा किया आप, फिर उसके बाद आप, इसके बाद आप ले लीजिएगा। Thank you. Namaskar, sir. My name is Dr. Purnima Prabhakaran. I'm from the Center for Environmental Health at the Public Health Foundation of India. Apologies for not having had the opportunity to speak before. But first of all, thank you for giving us the opportunity to interact with you. हम सुबह से सुनते आ रहे हैं, we've heard the overview of the NCAP and we've heard about the city level and state action plans. I just wanted to make a couple of points. One is to take a leaf of some successful work that has happened. And I want to cite the example of heat action plans that have been in place in India. And the reason why those heat action plans have been successful is that it is a classic example of intersectoral coordination. हम सुबह से ये भी बात सुनते आ रहे हैं, intersectoral coordination. But the one missing piece that has been shown in NCAP or the state action plans or the city action plans is the conversation around health. I think the health lens has not been included in any of the plans, and if this is true that the cut and paste job is happening, it means that it's only getting perpetuated. Heat action plans में इसलिए success हुआ है because this has classically shown that year after year the morbidity and mortality from heat waves has decreased only because the action kicks in before the heat waves. It kicks in with the health department. Subha, I had raised this point as well because the NCAP program shows integration with 7 ministries. The one missing is the health ministry. And I work very closely with the health ministry's National Program for Climate Change and Human Health, where there is a lot of work that is happening around air pollution. हम states को बता रहे हैं, state action plan बनाओ, उसमें भी air pollution is a big conversation. So I am not sure why the integration between the ministries is not happening. And my plea for you is to look into that, sir, please. Secondly, in terms of emissions, and I want to take the example again of industry, the thermal power plants, for example, and the emission standards that we've been talking about. Some years ago, there was the Comprehensive Environment Pollution Index that was put out. And for the longest time, it has been that index, which has a weightage of 100, as we all know, has 30 points weightage to the soil, to the air, and to the water. 10% weightage is for health. I think that needs to be revisited. We started this conversation a few years ago, including with CPCB and the Ministry of Environment, but that conversation has not been taken up, and I really hope that you could lead that initiative to bring health impact assessments into the center of the discourse, because for the longest time in India, I think environmental impact assessments are mandated when you're categorizing industries into different categories: minimally polluting, moderately polluting, critically polluting. It does not take into account health impact assessments. And I think that health in all policies is the mantra to go for, and I hope that you can make that possible. And lastly, we talked about data a little bit. That we constantly hear there are naysayers there saying that there is no evidence on the health impacts of air pollution in India. Sir, I would like to veto that, because increasingly, especially in the last 2-3 years, our organization, of course, is involved. We have shown, even for the city of Delhi, strong evidence that, and I will give you the example of the evidence that we have, that every 20 to 25 micrograms increase in PM 2.5 increases, for example, our blood pressure by 3 to 5 millimeters of mercury. At an individual level, it may not sound too much. Kya hota hai if my blood pressure is 120 or 125 millimeters of mercury?
But at a population level, it moves a lot of people into the health system. If we are not addressing our air pollution, we are going to push more and more people into the health system. And we know, we've just come out of the pandemic, how poorly structured we are in terms of our health infrastructure to face population level burden. So we really need to change the conversation, the narrative, and bring a health lens to all our policies and programs. So it's my earnest plea, sir, to bring health people into these conversations. Thank you so much. माय नेम GFP सिंगल है। मैं पोल्यूशन एंड कंसल्टेंट इंजीनियर्स में एज ए प्रोपराइटर हूँ। अभी सर्दियों में डीजी सेट पेपर बंद कर दिए कि चलाने अलाउड नहीं है। या तो आप बोले कि हम 100% लाइट देंगे किसी भी इंडस्ट्री को या हाई राइज को, और या फिर उसमें सिस्टम लगाएं जो डीजी सेट में जिससे कि पोल्यूशन कम हो। थैंक यू। नमस्कार सभी को। सर मेरा नाम भीषम मेहता है और स्टोन क्रशर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं हरियाणा में। सर जैसे सभी सुबह से मैं सुन रहा हूं पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के काफ़ी अच्छे अच्छे सुझाव यहां पर आए हैं और काफ़ी एक्सपर्ट्स लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। मैं तो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और एज ए लेमैन थोड़े से मेरे कंसर्न है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। सर एनसीआर एरिया में हमारी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री है एंड स्टोन क्रशिंग जो इंडस्ट्री है वो वहीं पे हो सकती है जहाँ पे उसका रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है। तो ये दिल्ली के साथ महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी इस पूरे एरिया के अंदर ये है। और प्रदूषण वर्ड थोड़ा सा एज ए लेमैन जैसे मैंने बोला 5 साल पहले 2016 से पहले प्रदूषण वर्ड सुनने को बहुत कम मिलता था। 2016 से 2021 लगातार 5 साल नवंबर दिसंबर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी लगभग 2.5-3 महीने तक हमारी इंडस्ट्री को क्लोज डाउन पे रखा जाता है। और नॉर्मली जब लोग बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि क्रशर बंद कर देंगे, कारण क्या बोला दिल्ली में प्रदूषण के कारण क्रशर को बंद कर दिया गया। तो इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एक चीज है एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एक चीज है। मैं थोड़े से साइड इफेक्ट्स के बारे में ही बात करना चाहूंगा सर। ये जो नॉर्म्स ग्रैप CAQM इन सब के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उनके आधार पे इंडस्ट्रीज को बंद पे क्लोज डाउन पे रखा जाता है। लेकिन बीच बीच के अंदर वो ऐसे ऐसे स्लैब्स चंक्स आते हैं कि वो जो के पैरामीटर्स हैं वो भी फुलफिल कर हो जाते हैं, फिर भी वो इंडस्ट्री बंद ही पड़ी रहती है। द फर्स्ट क्लोजर होता है सर HMP हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर्स का, एंड द लास्ट ऑर्डर होता है HMP का और स्टोन क्रशर का। तो थोड़ा सा सर ये बोलना चाहूंगा कि इसका जैसे हम डिस्कस सुबह से यही कर रहे हैं कि जो NCR एरिया है उसमें नो डाउट पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मैटर है, कंसर्न है हमारी सबकी लाइफ के लिए। बट जो NCR से काफी दूरी पे है, वी आर ऑन द टेल एंड लास्ट किलोमीटर ऑफ NCR कि एक कदम चलते ही आप एक स्टोन क्रशर को ऑपरेट कर सकते हो 100 मीटर दूरी पे, और 100 मीटर पीछे आप उस स्टोन क्रशर को ऑपरेट नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नॉर्म्स। हमारी इंडस्ट्री को लगातार 5 साल से इसके अंदर इफेक्ट करना पड़ रहा है। सर दूसरा एक फैक्टर और है हमारे साथ जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्ट। इसी पोल्यूशन के कारण जो डीजल व्हीकल्स हैं, डीजल फ्यूल जो यूज करते हैं, उनका टेन्योर लाइफ जो है वो 10 ईयर्स कर दिया गया है पूरे उसके अंदर। सर एक जो बड़ा कमर्शियल व्हीकल है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 40 lakhs, 1 यूनिट इज 40 lakhs, और अगर 10 साल हम उसका लाइफ टेन्योर रखते हैं तो वो उसकी कॉस्टिंग भी पूरी नहीं कर पाएगी एज इन 10 ईयर्स। तो उसमें सर मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि पोल्यूशन उसका इंजन जनरेट करता है। ऐसे व्हीकल्स के लिए जस्ट कि 10 साल के बाद आप उसको डिसमेंटल ही कर दो या इस एरिया में नहीं चला पाएंगे, कोई अपग्रेडेशन की फैसिलिटी हो। बाकी सारा व्हीकल्स जो है उसकी बॉडी होती है, उसका पूरा जो पार्ट बाकी सारे पार्ट्स हैं उनमें से कोई भी पोल्यूशन ओमिट नहीं करता है, सिर्फ इंजन। तो अगर इंजन अपग्रेड हो जाए, बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो उसका यूज कर लिया जाए, तो उससे काफी ट्रांसपोर्टर जो है वो काफी लंबे समय तक उसको फिर से रीयूज कर सकता है। उसकी दोबारा से रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। इस तरह से हम उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं।
तीसरा सर एक छोटी सा और मेरा वो है, एग्रीकल्चर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। एक जो ये सारा जब शुरू होता है, जिसे हम इमरजेंसी सिचुएशंस, आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशंस, जब इमरजेंसी सिचुएशंस आती है नवंबर दिसंबर में, और मैंने पहले भी बोला कि क्या 5 साल पहले ये नहीं आती थी, क्या हम चेक ही नहीं करते थे क्या AQI इस लेवल पे पहुंच गया और सब कुछ चलता ही रहता था। लगभग 15-16 से ये सिचुएशन शुरू हुई है, 2015-16 से। तो इसका मेजर पार्ट जो बताया जाता था वो जीरी बोलते हैं हम, जिसको जीरी की जो पराली जलाना, पराली वर्ड बड़ा यूज सुनने को आता है, उस समय पे ही पराली जलाई जा रही है, बहुत लंबे चंक्स में जलाई जा रही है, सैटेलाइट से भी उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो पराली सर क्या पहले नहीं जलाई जाती थी, अभी जलानी शुरू हुई है सर। जीरी तो बहुत लंबे समय से हम क्रॉप एज ए क्रॉप यहाँ पे पंजाब हरियाणा के अंदर यूज होती है। बट एक थोड़ा सा एग्रीकल्चर परिवार से होने के कारण मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि पहले जो इसको बोने का टेन्योर टाइम था वो अभी चेंज किया है 5-6 साल से। अभी इसको 15 जून के बाद से स्टार्ट किया जाता है। पहले ये 15 जून से पहले कभी भी जैसे ही गेहूं हम निकाल लेते थे उसके बाद से आप स्टार्ट कर सकते थे। बट वाटर कंजर्वेशन या वो वाटर जो रिसोर्स की कमी होने के कारण से अभी एज ऑन द टाइम ऑफ रेनी सीजन इसको जून में स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे ये लेट जब हम इसको बोते हैं तो लेट ही ये तैयार होती है, और वो एक ऐसा पीरियड आ जाता है अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर कि हमने इसको भी निकालना होता है, नेक्स्ट जो है गेहूं के लिए भी, बिजाई के लिए भी खेत को तैयार करना होता है। तो उस कारण से भी फार्मर को ये काफी इसको जलाना मजबूरी बन जाती है उस समय पे। तो अगर इसमें भी कोई सॉल्यूशन हो सके इसका टेन्योर का, जो हमने रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं, या चंक्स में, स्लैब्स में, एरिया वाइज कुछ समय में कुछ कुछ जगह पे इनको कराया जा सके, तो इसमें थोड़ा सा पोल्यूशन के लेवल पे जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है उस टाइम पे सुधार हो सकता है सर। थैंक यू सर। बैठिए, थोड़ा सुधार लीजिए मेहता जी। ये 1997 की MC मेहता की पिटीशन है। 1 मिनट बैठ जाइए सर। ये पहले रजोकरी की थी, फिर शिकोपुर की थी, फिर कासन की थी, फिर महेंद्रगढ़ पहुंचे। आप 2015 की तभी बात कर रहे हो, ठीक है? फैक्चुअल सुधार के बात करो। मैं सारी पिटीशन बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 1 मिनट में आप सभी लोगों ने बहुत सारे विषय रखे, और न केवल विषय अच्छे रखे बल्कि बहुत सारे एस्पेक्ट को भी आपने छुआ। एनवायरनमेंट से एनर्जी का विषय हो, पब्लिक हेल्थ का विषय हो, सोशल हेल्थ का विषय हो, सोशल रिफॉर्मेशन का विषय हो, पावर्टी का विषय हो, ब्रिकलिन इंडस्ट्री का विषय हो, क्रेशर इंडस्ट्री का विषय हो। और हम सब लोग इन विषयों के साथ कंसर्न भी हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हम किसी भी एक विषय के साथ कंसर्न नहीं है। और जो मैंने सुबह कहा था कि हम एक अच्छा रेगुलेटरी सिस्टम और एक पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक पब्लिक मूवमेंट, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने सब के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा शहर, एक अच्छा जीवन चाहते हैं। केवल एक पक्ष की बात होने से दूसरे पक्ष की हानि होगी, या दूसरे पक्ष की बात होने से तीसरे पक्ष की हानि होगी, ऐसा ना करते हुए हम एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। और बैलेंसिंग अप्रोच के साथ जहां हमारे अधिकार हैं वहां हमारी जिम्मेदारी और दायित्व भी है। तो फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ दोनों को मिला करके चलेंगे तो हम अपना शहर बेहतर बना पाएंगे, अपना NCR रीजन बेहतर बना पाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेशनल क्लीन एयर मिशन का प्रोग्राम है उसके टारगेट्स को भी हम अचीव कर पाएंगे। सुबह से आने के बाद मैं बीच में 1-2 मीटिंगों में गया, लेकिन मैंने कुट्टी साहब से कहा था कि जिस समय पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा मैं खुद सुनना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रतिमा सिंह कह रही थी कि हम केवल एक्शन की बात ना करें, हम ज़मीन की बात को भी जानें। तो ज़मीन की बात को भी जानना किसी के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए आप ये मानकर चलना कि सरकार बहरी गूंगी सरकार नहीं, सुनती भी है, समझती भी है, और फिर पब्लिक के लिए करती भी है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन है। और इसलिए कुट्टी साहब ने कहा आप ओपनली सुनोगे, मैंने कहा मैं ओपनली सुनूंगा, हृदय से सुनूंगा। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके सहयोग के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल का भी सेशन होने वाला है, आपका इसी प्रकार से उसमें सहयोग रहेगा। और उसके बाद जो भी हमारा एयर क्वालिटी कमीशन का एक्शन प्लान बनेगा, NCAP के गंगवार जी बैठे हैं, उनका एक्शन प्लान बनेगा, हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हमारे चेयरमैन बैठे हैं, हमारे सांसद भी आए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देते हुए मुझे लगता है
इस कार्यक्रम को, चूँकि और हमने 15 मिनट ज़्यादा बढ़ा लिया है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। To Shri Bhuvendra Yadav ji, thank you very much for joining us. Thank you all for your participation and support. Special thanks to Srimati Ranjita Kohli ji. Thank you very much for joining us.